सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया पिता ने अपने नवजात शिशु के बिहाफ पर कि हमें स्वच्छ वायु जो है लेने का अधिकार है, मेरी सांसें जो है वो उखड़ रही हैं। तो क्या सांस लेना एक मौलिक अधिकार भी हो सकता है? प्रदूषण आज भी हमारे लिए धीमी मौत बन के उभरा है। दूसरे के अधिकारों की आवाज तब उठती है जब जो है अपना पेट भरा हुआ हो। तो क्या शहरों का विकास और गांव और जंगलों की कीमत पे पॉल्यूशन हो रहा है क्या? जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, गांव में ग्रामीण आबादी में विकास हो रहा है, जो अभी पहले आप बोले कि लोग सोच रहे हैं कि पहले हम जो है रोजी रोटी का रोजगार हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा दुष्चक्र है जिस दुष्चक्र में पूरी दुनिया को डाल दिया गया। कंक्रीट का जो मकान बन रहे हैं, इन सब पे ज्यादा मतलब फोकस नहीं है सरकार का। वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और एक फैक्टर और देखते हैं हम लोग कि प्लास्टिक बैन सिर्फ कागजों और फाइलों में ही दौड़ रहा है। उसी यमुना से जो कैनाल बना हुआ था, जो आज आप चांदनी चौक देख रहे हैं, उस चांदनी चौक में एक कैनाल था और चांदनी चौक की जो मुख्य सड़क है वो कैनाल हुआ करती थी। और जिधर आप सुनहरी मस्जिद देख रहे हैं, उस तरफ से उस तरफ से यमुना जो है रात्रि के समय में यमुना के कैनाल में चंद्रमा जो है वो बड़ी चमकता हुआ दिखाई देता था कैनाल में, इसीलिए उसका नाम चांदनी चौक पड़ा था। आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रही है या पर्यावरण के प्रति जिम्मेवार भी बना रही है? वास्तव में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो नौकरी के लिए भी नहीं तैयार कर रही है, वो बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। जो दिल्ली है, इसका नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो गुजरात तट पर है 1000 किलोमीटर। तो वही चाइना की तरह ही आर्टिफिशियल रेन का भी जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन फ्लॉप साबित हुआ। और उसका भी कारण है फिजिकल फैक्टर्स ही हैं। चाइना में ये सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि वहाँ एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जिस दिन प्रयोग किया गया वहाँ एयर ह्यूमिडिटी 20-30% थी, और बिना 60% के ये क्लाउड सीडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अरावली का महत्व जो सबसे बड़ा है वह है कि जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा है, जहाँ डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण हो चुका है, उस मरुस्थलीकरण के विस्तार को यही अरावली जो है वह रोकती है। गुजरात की साबरमती नदी वहीं से निकलती है। इसके बाद गुजरात में भी एक सरस्वती नदी है, वो भी निकलती है। लूनी नदी है, जुएरी नदी है, इस प्रकार की, या बनास नदी है, चंबल नदी है। ये सब जो अभी है, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पिछले कुछ जो है सालों में सूख गई, जो पहले मौजूद होती थी, जैसे जो दिल्ली में साहिबी नदी, या फिर अलवर में जो है वह आपको वानगंगा नदी जो सूख गई, अब तो जो है वह नदी है ही नहीं। वो सब नदियां भी अरावली से ही निकलती थी, और अरावली में जो माइनिंग हुए, बेतहासा माइनिंग हुए, उनकी वजह से वो पूरा का नदी तंत्र ही जो है वह जो इकोसिस्टम होता है रिवर का, वो नष्ट हो गया। क्या आपने आज गहरी सांस ली है? अगर ली है तो जरा सोचिए उस सांस के साथ आपके फेफड़े में क्या गया होगा। धुआं, जहर या लापरवाही। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पानी दिखता तो है लेकिन पीने लायक नहीं है, हवा महसूस होती है लेकिन सुरक्षित नहीं है, और विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि पर्यावरण पीछे छूटता जा रहा है। प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रहा, यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल बन चुका है। आज के इस पॉडकास्ट में हम पूछेंगे वो सवाल जो अक्सर फाइलों, बहसों और भाषण में दब जाता है। कौन है जिम्मेदार, सरकार, उद्योग या हम खुद? और सबसे जरूरी, क्या अभी भी कुछ बचाया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज वैसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के एडवाइजर भी हैं और यूपीएससी एस्पायरेंट्स को जो है पढ़ाते भी हैं। अनिल केसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में। आप आए यहाँ पे। तो अनिल केसे जी, आज जो हम जानेंगे आपसे, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज दिल्ली में जो हम लोग सांस ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, और हम लोग के बच्चे, जो कमिंग जनरेशन आने वाले हैं, वो भी बच्चे काफी समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसका वजह क्या है? एक इंटरेस्टिंग घटना से मैं स्टार्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया एक पिता ने अपने नवजात शिशु के बिहाफ पर कि हमें स्वच्छ वायु जो है लेने का अधिकार है,
और मेरी सांसें जो है वह उखड़ रही हैं, इसलिए जो है हमें स्वच्छ वातावरण जो है वह प्रोवाइड कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एडमिट नहीं किया। निश्चित है कि अगर एडमिट कर लेता सुप्रीम कोर्ट तो इसके संदर्भ में बड़े फैसले आते और उसको मौलिक अधिकार से जोड़ कर देखा जाता। तो क्या सांस लेना एक मौलिक अधिकार भी हो सकता है? तो संविधान तो कहता है कि हाँ, मौलिक अधिकार है, लेकिन सांस लेना कौन सा सांस, कैसी हवा, इसको निर्धारित करना बड़े जटिल जो है वह प्रक्रिया जो है वह हो गई है आज के समय में। बिल्कुल। तो अब निश्चित तौर पर आपके प्रश्न पर आते हैं कि कारण, दिल्ली में जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के कारण को अगर देखा जाए तो कारण को हम किसी एक या दो कारणों में नहीं देख सकते हैं। हमें इसको देखना चाहिए कि इसके प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ जो है वह इसके मानवीय कारण होते हैं। यानी इस प्रकार से दो फैक्टर्स में बांटकर अगर हम देखें तो ज़्यादा जो है वह अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे। बिल्कुल, तो क्या प्रदूषण आज भी हमारे लिए धीमी मौत बन के उभरा है और अब जो है तत्काल आपदा के रूप में बन चुका है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हज़ारों मौतें भी हो रही हैं, लोगों को साँस लेने में परेशानी, बच्चे इवन के नवजात शिशु को भी जो है इस पॉल्यूशन से परेशान होना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए एक आज के समय में अगर देखा जाए तो आपदा बन चुकी है और इस आपदा ऐसी आपदा जो अब आपके केवल शहर में नहीं है बल्कि आपके दरवाजे को नॉक कर रही है। ठीक है, कई लोग जो है वह इसमें मशीनों के द्वारा एयर को प्यूरिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये क्या संभव है कि पूरी जनता जो है वह ऐसा कर सके? दूसरा पक्ष है इसका कि यह एक धीमी आपदा भी है, यानी धीरे-धीरे मनुष्य को मार रहा है और कैसे मार रहा है? तो हमारे लंग्स को, विशेष करके लंग्स को, हमारे फेफड़े को, यह जो है वह लगातार जो है वह नष्ट करता चला जा रहा है। और कभी-कभी तो ऐसे आंकड़े आते हैं, हालाँकि अभी इन आंकड़ों की पुष्टि होनी बाकी है कि अगर दिल्ली में एक दिन में आप जितनी साँसें ले लेते हैं, उतनी साँसें जो है 400 सिगरेट के द्वारा जो है वह होता है। तो हालाँकि ये आंकड़ा एक्ज़ैगरेटेड भी लगता है, लेकिन चलिए ठीक है, 400 आंकड़ा ना हो तो अगर 40 भी सिगरेट के बराबर अगर हम साँस ले रहे हैं, तो यह तो जो है अपने आप में। नहीं, समस्या यही है कि क्या हम लोग अभी सच में प्रदूषण को लेके अवेयर हैं, चिंतित हैं, या कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ही हम लोग जो है सीमित हैं कि पॉल्यूशन है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप देखिएगा कभी कोई बहुत बड़ी आवाज़ नहीं होती है। कोई राजनीतिक जो है बहस का मुद्दा या चुनाव में लोग डिमांड भी नहीं करते हैं कि भाई पॉल्यूशन हमें जो है बिजली पानी का माँग तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये पॉल्यूशन है। इसको लेके कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। आ, अगर आप समाज के नज़रिए को, मनोविज्ञान को देखिए तो समाज जो है पहले विकास चाहता है और आर्थिक विकास अगर हासिल हो जाता है तब वह जो है पॉल्यूशन की जो है बात करता है। ठीक ऐसे जैसे जो है दूसरे के अधिकारों की आवाज़ तब उठती है जब जो है अपना पेट भरा हुआ हो। तो निश्चित है कि अभी हमारे समाज में बहुसंख्यक जो आबादी है वह पेट भरने में लगी हुई है, इसलिए शायद जो है वह पॉल्यूशन के लिए उतनी आवाज़ नहीं दिखाई देती है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि पहले इहलोक, उसके बाद परलोक। जी। हाँ, तो अभी भी इंडिया जो है आज़ादी के बाद और प्राचीन काल समय से ही हाँ। अभी इहलोक में ही हाँ। लगा हुआ है। हाँ। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो आप लोग पढ़ाते भी होंगे। लेकिन अच्छा हम लोग है भी। कि बौद्धिक वर्ग अब इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं, यह एक अच्छी बात है। मीडिया के माध्यम से या फिर आपने ही जो है वह इस पर पॉडकास्ट करने का सोचा एक इशू पर, तो मैं तो बहुत ही कम, शायद सोशल मीडिया पे मैंने देखा ही नहीं है कि इस विषय पर पॉडकास्ट हुआ हो। तो शायद हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो है वह अगर हुआ भी होगा तो बहुत ही कम। हाँ, गंभीर इशू पे जो है चर्चाएँ कम होती हैं, चूँकि एक फैक्टर होता है कि लोग कितना देख रहे हैं, हाँ। कितना समझ रहे हैं, कितनी हाँ। चीज़ों
को ये देख रहे हैं इस वजह से, चूंकि आता है एक चर्चा होता है, उसके बाद फिर एक पर्दे की तरह आता है, पर्दे से उतर जाता है। जिस तरीके से अगर हवा तेज चला तो फिर यहाँ के वातावरण से, दिल्ली से पोल्यूशन कहीं और फैल जाता है। तो क्या शहरों का विकास और गाँव और जंगलों की कीमत पे ये पोल्यूशन हो रहा है क्या? जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, गांव में ग्रामीण आबादी में विकास हो रहा है, जो अभी पहले आप बोले कि लोग सोच रहे हैं कि पहले हम जो है रोजी रोटी का रोजगार हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए ना, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा दुष्चक्र है जिस दुष्चक्र में पूरी दुनिया को डाल दिया गया, और उस दुष्चक्र में से अब निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। आप विकास करना आपकी मजबूरी है, और निरंतर विकास करना मजबूरी है। अब देखिए, एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि दिल्ली जो शहर है, इस दिल्ली शहर में 1947 के समय जो दिल्ली था वो लाल किले और उसके आसपास की दिल्ली थी। बाकी मोस्टली इलाके में जो है वह खेती होते थे। तो अगर यहाँ खेती होते थे, कृषि होते थे, तो पॉल्यूशन तो नहीं था, और इनफैक्ट ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रही होगी क्योंकि खेती होते थे। वहाँ पर पहले जो है एक सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बना, उसके बाद उसको तोड़कर 15-20 सालों में मल्टी स्टोरेज किया गया। आज जो है वह ऊंची-ऊंची 40-40, 50-50 मंजिल इमारतें बनाई जा रही हैं। तो अब आप गौर करके देखिए, जितनी बिल्डिंग्स बन रही है, हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी उस लैंड की बढ़ती चली जा रही है, और कार्बन एमिशन वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे तो निश्चित तौर पर जो है वह शहर जो है वह एक विनाश का कारण तो बनेगा। लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन के दुष्चक्र में हैं। हम अगर ऐसा नहीं करें तो शायद हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमें इसका रास्ता जो है वो निकालना होगा। देखिए, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना मिशन रखे हैं कि 2030 तक जो है, 2030 तक जो है हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है, जैसे बैटरी ऑपरेटेड, ईवी ऑपरेटेड। बट यहाँ कंक्रीट का जो मकान बन रहे हैं, इन सब पे ज़्यादा मतलब फोकस नहीं है सरकार का। वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और एक फैक्टर और देखते हैं हम लोग कि प्लास्टिक बैन सिर्फ कागजों और फाइलों में ही दौड़ रहा है। तो ये भी एक पॉल्यूशन का जो है बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। हाँ, और शायद इसमें हमारी जागरूकता कम है, एक नागरिक की जागरूकता कम है, जिसकी वजह से जब हम प्लास्टिक का यूज़ जो है वो इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जबकि हमें इसका समाधान देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यह जो है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपने कि जो दिल्ली का विकास जिस तरीके से रफ्तार हुआ, तो वही यमुना की जो स्थिति इतनी ये बद से बदतर होती गई, तो ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या हर जगह की हम लोग बात करें, तो नदियां जो है ये हो रही हैं। तो ये नदी कैसे रिवाइव कैसे होगी? आप तो इसके एक्सपर्ट भी हैं। देखिए, सबसे पहला तो काम करना पड़ेगा कि जैसे जो नदियों में पानी आता है, जो सीवेज का, उस सीवेज के पानी को सबसे पहले जो है आपको रोकना पड़ेगा। और अगर नदी प्रदूषण की बात करें, तो हर साल जो बाढ़ का पानी आता है वो नदियों की सफाई कर देता है। तो यमुना में पिछली बार बाढ़ आई और उसने पूरी जो है वह गंदगी को साफ कर दिया, लेकिन फिर अगले जो है वह 9 महीने 10 महीने में हम फिर से उसको उसी हालात में लेते आते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं डेवलप है, और आज भी जो है वह पूरी तरीके से जो है वह गंदे नाले जो है वह खुलेआम यमुना में जो है वह गिर रहे हैं। तो इसे तो जो है रोकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कभी यमुना जो है, दिल्ली की यमुना जो है वो लाल किले के पीछे तक बहती थी, और आज जो है वो रिवर वेट कहाँ चला गया है। हाँ। और कॉमनवेल्थ गेम भी विलेज भी वहाँ पे अक्षरधाम वगैरह के पास बन इनफैक्ट चुका है। नवनीत जी, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब लाल किले का निर्माण किया गया था, तो लाल किले की जो पीछे की दीवार थी, वह दीवार ही जो है वह यमुना थी। बिल्कुल। और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था। इस लाल किले से आगरे के किले तक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था जो वह वहाँ बना हुआ। और आज भी जो है लाल किले में जो दीवाने खास और रंग महल जो है की जो इमारत है, उसके नीचे से सुरंग जो है वह निकलती है, जो सीधे यमुना बेड में जाती है। और शाहजहाँ वगैरह जो दर्शन देते थे लोगों को,
तो इसी जो है लाल किले के पीछे यमुना पे ही जो है वो लोगों को दर्शन देते थे। यमुना के एम्बैंकमेंट पे दर्शन देते थे। बिल्कुल। सैनिक भी उनकी चलती थी नाव के माध्यम से। नाव तो के माध्यम वैसे से। जब भी फोर्ट बनता है तो हाँ, इस तरीके से ढांचा तैयारी किया हाँ, जाता है। हाँ। और एक फोर्ट वहाँ लाल किले के बगल में सलीमगढ़ फोर्ट है। सलीमगढ़ फोर्ट और लाल किला उन दोनों के बीच से यमुना की धारा जो है वह बहती थी और सलीमगढ़ फोर्ट एक आइलैंड हुआ करता था प्रिजनर्स के लिए। हम्म, अच्छा। हाँ, वहाँ पे जो कैदी होते थे वो सलीमगढ़ किले में सलीमगढ़ किले उनको। में जो है वो वहाँ हम्म, रहते थे। बिल्कुल। अभी काफी विवाद भी था इस पे कि रेलवे लाइन जो है उधर सलीमगढ़ किले से ही जा रही थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्ट किया तो फिर अलाइनमेंट पूरा रेलवे को चेंज करना पड़ा। लेकिन ये रेलवे लाइन 2006 में, जहाँ तक मुझे याद है, नीतीश कुमार उस समय फाउंडेशन किए थे उसका, लेकिन अभी तक जो है वो बन नहीं नहीं पाए। बन नहीं पाया बन है। नहीं पाए। हाँ, बन नहीं पाया है। अभी भी सलीमगढ़ फोर्ट से होकर गुजरती है रेल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताया इन्होंने कि सलीमगढ़ किला जो है लाल किले के ठीक सामने, वो कैदियों के रखने कैदियों के लिए जो के है वह लिए था। ही था वो। और उसी यमुना से जो कैनाल बना हुआ था, जो आज आप चांदनी चौक देख रहे हैं, उस चांदनी चौक में एक कैनाल था और चांदनी चौक की जो मुख्य सड़क है वो कैनाल हुआ करती थी। और जिधर आप सुनहरी मस्जिद देख रहे हैं, उस तरफ से उस वो जो है उस तरफ से यमुना जो है रात्रि के समय में यमुना के कैनाल में अ, चंद्रमा जो है वो बड़ी चमकता हुआ दिखाई देता था कैनाल में, इसीलिए उसका नाम चांदनी चौक पड़ा था। अरे वाह! चलिए, हम लोग प्रदूषण पे बात करते-करते जुड़ा हुआ भी है। प्रदूषण हाँ, पे बात करते-करते दिल्ली के इतिहास के भी बारे में, चूँकि अनिल सर शिक्षक भी हैं और शिक्षक के दौरान जो है, ये पढ़ाने के दौरान कई सारी चर्चाएँ भी कर लेते हैं। फिर आते हैं एक बार पॉल्यूशन से, इसलिए यमुना चूँकि पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, हुँ, इस वजह से हम लोगों ने चर्चा भी किया। अभी के समय में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, हुँ। हाँ, काफ़ी सड़क पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं हम लोग। तो इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है कि भ्रम ही है? जैसे सीएनजी के लिए कहा गया था, सीएनजी से जो है पॉल्यूशन, लेकिन उसका भी कुछ आप भी देखते होंगे, उसका भी बहुत सारा इफ़ेक्ट है। हाँ, निश्चित तौर पर। ईवी के बारे में अगर भी देखा जाए तो दरअसल ईवी पॉल्यूशन को लोकलाइज़ कर देता है, बस इतना ही है। यानी पॉल्यूशन जो पेट्रोल से हम निकल रहा है, अब वो जो है वह क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन क्या हो गया, अभी जो है वह पूरे शहर में फैला हुआ है और वो लोकलाइज हो जाएगा ईवी में। जहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर लोकलाइज हो जाएगा। और ख़ास करके अभी भी हम 50% थर्मल ही जो है वह प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वहाँ लोकलाइज हो जाएगा। वहाँ पर हमें उसे टैकल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए जो है वह ईवी की ओर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन समस्या है कि ईवी का उत्पादन उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे चाइना ने लगभग स्विच ओवर कर लिया। लोग कंपेयर भी करते हैं कि चाइना ने स्विच ओवर कर लिया, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है अभी। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वह इंडिया के पास उतनी मात्रा में नहीं है और चाइना की मोनोपोली है ऑलमोस्ट इसमें, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से स्विच ओवर होना मुश्किल है। बिल्कुल, अभी तक के बातचीत में अगर आज हमने कुछ नहीं बदला, तो क्या अगला पॉडकास्ट साँस लेने के अधिकार पर होगा? इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और समाधान तकनीक में है या हमारी आदतों में ये शुमार हो गया है। तो फिर आते हैं पॉल्यूशन पे चर्चा कर ही रहे थे हम। तो आप एक शिक्षक हैं, तो बताइए ज़रा, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को सिर्फ़ नौकरी के लिए तैयार कर रही है या पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेवार भी बना रही है? वास्तव में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो नौकरी के लिए भी नहीं तैयार कर रही है, वो बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार कर रही है। जो मेरा अपना मानना है, जैसे मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन करते हैं और हमने बीए कर लिया। मैं खुद भी जो है वह चूँकि ह्यूमैनिटीज़ से मैंने किया, कर तो लिया, लेकिन क्या पर्पस है, क्यों किया? प्रश्न है। तो मुझे मालूम नहीं है कि क्यों किया था। वो तो बाद में करना है, कर लिया, अब जो है वो सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए बीए होना तो ज़रूरी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था ही है, वो शिक्षा व्यवस्था ही बेरोज़गारों की फ़ौज जो है वह। और पर्यावरण की बात
तो केवल एक प्रकार से सिद्धांत के रूप में जो है शामिल किया गया, खास करके कॉलेज की शिक्षा में। अब जो है स्कूली शिक्षा में जो देख रहा हूँ मैं, जो पब्लिक स्कूल वगैरह में लाए जा रहे हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता जो है लाई जा रही है बच्चों में, जो अच्छी बात है। लेकिन वही जब जो है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उस प्रकार की जो जागरूकता लाई गई थी, उसको आदतों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, सिलेबस में तो आ गया है पर्यावरण हाँ, के प्रति चिंता लोगों का, लेकिन खुद जो है लोग अवेयर नहीं है इसे अवेयर नहीं है। लेके। हुँ, और जिस तरीके से मौसम आते रहता है, बदलते रहता है, उसी तरीके से चिंता का कारण अभी तो बना हुआ है पूरे दिल्ली में और भी जगह पे। लेकिन चिंता अगर सालों भर हो तो शायद समाधान इसका निकल जाए। निकल जाए। हुँ, और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए और उनको जगाना भी चाहिए। तो अगले सवाल पे आते हैं कि बच्चा प्रदूषण को लेके जो है कितने गंभीरता के साथ समझ रहे हैं? उन्हें व्यावहारिक रूप से उम, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको जो है एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। कभी-कभी बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ हो जाती हैं 4-5 दिनों के लिए, छोटे बच्चों की, जो ख़ास करके जूनियर विंग में पढ़ते हैं। तो 5-6 दिनों की अगर छुट्टियाँ हो गई, तो उनको टास्क दिया जाता है कि एक जो है वह मिट्टी के कप में या मिट्टी के प्याले में जो है वह एक पौधा उगा कर लाओ। माता-पिता भी सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्या जो है वह दे दिया, ऐसा क्या टास्क है, इस टास्क का क्या मतलब है? लेकिन बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, वो बीज डालता है और उसके बाद बीज डालने के बाद तुरंत जाकर देखता है कि पौधा निकला कि नहीं। अब माँ उसे समझाती है कि नहीं अभी नहीं निकलेगा, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद निकलेगा, और जब पहला कोपल उसमें से निकलता है 3-4 दिनों के बाद, बच्चे की खुशी की जो है वह कोई सीमा नहीं होती है, और वो सबको दिखाता है और उसे लगता है कि मैंने इस पर्यावरण का सृजन किया है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों को और व्यवहार से जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि और इसके बेहतर परिणाम निकलेंगे, ताकि बच्चे जो है वो पर्यावरण के प्रति जो रुझान है वो उनका और बढ़ेगा। हम आपसे समझेंगे कि आखिर इस प्रदूषण की जो समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है? चूँकि बहुत सारी मशीनरीज़ लगी हुई हैं, बड़े-बड़े लोग लगे हुए हैं, हुँ। लेकिन समस्या जस की तस है और बढ़ती ही जा रही है। आह, बस कुछ राजनीति हो जाती है, कभी दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो कभी पराली जल रहा है पंजाब में। हुँ। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ये चलता रहता था, जबकि हम लोगों में ने भी गाँव में देखा है, पुआल तो जलता ही है, लोग आग सेकते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। तो फिर आते हैं उसी पे कि इसका समाधान क्या है? देखिए, अ, कारण मैंने बताया था कि एक एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित कारण है, और एक जो है वो प्राकृतिक कारण है। तो हम अगर समाधान ढूँढे भी, तो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, हम उसी का समाधान ढूँढ सकते हैं। जो प्राकृतिक कारण है, उसका तो कोई समाधान ही नहीं है। वो तो एज़ इट इज़ जो है वो पहले भी स्थिति थी, आज भी स्थिति रहेगी। तो उसका तो समाधान नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई लोग जो है, आप चर्चाओं में देखिएगा, न्यूज़पेपर वग़ैरह में मैंने पढ़ा कि बीजिंग ने जो है वो ऐसा प्रयास किया, शंघाई ने ऐसा प्रयास किया, और वहाँ से पॉल्यूशन जो है वो निकल गया। बीजिंग समुद्र से 150 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से पे समुद्री जलवायु का कुछ प्रभाव देखा जाता है। आर्द्रता की मात्रा वहाँ ज़्यादा होती है, जिससे जो है वो पॉल्यूशन जो है वो वहाँ नीचे आ जाते हैं पॉल्यूशन के। लेकिन जो दिल्ली है, इसका नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो गुजरात तट पर है 1000 किलोमीटर। अभी तो वही चाइना की तरह ही आर्टिफिशियल रेन का भी जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन फ्लॉप साबित हुआ। और उसका भी कारण है, फिजिकल फैक्टर्स ही हैं। चाइना में ये सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि वहाँ एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जिस दिन प्रयोग किया गया वहाँ एयर ह्यूमिडिटी 20-30% थी, और बिना 60% के ये क्लाउड सीडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जिस दिन प्रयोग किया गया उस दिन क्लाउड सीडिंग का वातावरण ही नहीं था, उतना एटमॉस्फेयर में जो है वह ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ही नहीं थी, तो इसलिए फेल हो गया। तो क्या तो ये एक दिखावा की तरह था कि भाई हम लोग भी शायद जो है। पब्लिक को जो है वह हाँ, एक बताया जा रहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो क्लाउड सीडिंग करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको ये फैक्टर नहीं मालूम होगा, उनको भी मालूम होगा। लेकिन जो है वह ठीक है, पब्लिक में भी जो है वह बताया जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। हुँ।
अच्छा, तो उसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये कैसे है, इस समस्या का क्या है, निजात क्या है? तो निजात की बात हम लोग बात कर रहे थे, तो निजात में जैसे सबसे पहले तो हमें फॉरेस्ट पर ज़्यादा जो है यानी ग्रीनरी पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और अभी मैं ने चर्चा की थी बिल्डिंग्स के बारे में कि हम हाई राइजेस बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें थोड़ा कार्बन एमिशन बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी यही विकल्प भी है। हमें हाई राइजेस बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और उसमें वर्टिकल गार्डनिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि चाइना में, सिंगापुर में, हांगकांग में, मकाऊ में हर जगह जो है वह हो रहा है। यानी जैसे बालकनी है, हर बालकनी में जो है वो वहाँ पर गार्डनिंग कर दी गई है। दीवारों पर जो है वह गार्डनिंग कर दी गई है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन दीवारों पर गार्डनिंग कर दी गई है। तो वैसी ही गार्डनिंग वाले बिल्डिंग्स जो है वह हमारे यहाँ दिल्ली में बन सकते हैं। और एक डाटा है, जिस डाटा को आप देखिए कि अगर दिल्ली शहर जितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, अगर 50 मंजिल बिल्डिंग्स की इमारत बनाने की इजाज़त दे दी जाए सरकार के द्वारा कि हर बिल्डिंग ही 50 मंजिल होगी, तो दिल्ली का 90% लैंड जो है वो खाली हो जाएगा। 90% लैंड खाली हो जाएगा सर। अब ऐसी स्थिति में क्या है, मात्र 10% में रिहाइश होगी, 90% को आप जो है वो ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कुछ बड़े स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, अचानक नहीं हो सकता है ये, लेकिन एक-एक इलाके को चुन के ऐसा हो सकता है, ख़ास करके पहले जो नए विकसित इलाके हो रहे हैं, वहाँ पर ही इजाज़त दीजिए कि 50 मंजिल ही जो है वो बनेगी। ठीक है, एक और भी काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने कोविड-19 सुना, क्वारंटाइन सुना। इसी तरह से पॉल्यूशन जब भी आता है तो पीएम लोग कहते हैं, एक्यूआई। तो थोड़ा-सा न्यूज़ के दर्शकों को बताइए कि ये सब जो शब्द के क्या मायने होते हैं कि एक्यूआई लेवल अगर इतना 400 पार हो गया, पीएम इतना पहुँच गया, तो क्या है ये? कैसे इफ़ेक्ट डालता है ये? जैसे पीएम को अगर हम डिकोड करें तो पार्टिकुलेट मैटर, और जैसे हम लोग किसी चीज़ को किलोमीटर, मीटर और इसमें मापते हैं, वैसे ही वो एक माइक्रोन जो है इकाई है, यूनिट है, उस माइक्रोन में मापा जाता है। यानी जो साइज़ ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, वह कितने माइक्रोन का है, इसको हम पीएम में मापते हैं। तो उसमें पीएम 10 भी होता है, पीएम 2.5 होता है, पीएम 1 भी होता है। लेकिन ये पीएम 1 जो है वो रिसर्च मैटर में चला जाता है। पीएम 10 का वो सॉलिड पार्टिकल्स ही है, लेकिन जब हम साँस लेते हैं, तो साँस लेने के दौरान में हमारे जो नेज़ल होल में जो हेयर्स होते हैं, उसको रेसिस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए पीएम 10 उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन पीएम 2.5 बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो सीधे हमारे फेफड़े में चला जाता है। बिल्कुल। तो ये। अब जहाँ बात है एक्यूआई, यही जो है वो जैसे कितना पीएम 2.5 हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसी को नापने का है एक्यूआई, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। और उसका अगर देखा जाए तो 100 से नीचे जो है इसको हेल्दी, 50 से नीचे को हेल्दी माना जाता है, 100 से नीचे को जो है ठीक है गुड माना जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में वर्तमान समय में जो ग्रेट प्लेन है, उसमें से एक भी शहर नहीं है जहाँ पर 100 से नीचे हो। ये कोई दिल्ली, अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। पूरे के पूरे जो है ग्रेट प्लेन में, पूरे ग्रेट प्लेन यानी जो विशाल मैदान है भारत का, गैंगेटिक प्लेन, उस हर जगह जो है वो 100 से ज़्यादा है। इवन कलकत्ता जैसे सिटी में भी 130 के आसपास जो है वह अभी एक्यूआई जो है वह इन दिनों में चल रहा है। हाँ, दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक्यूआई पूरे के पूरे गैंगेटिक प्लेन की समस्या है, अधिक एक्यूआई होना। चाहे लखनऊ हो, लखनऊ में आपने सुना होगा कि मैच होने थे, मैच नहीं हो पाया। फॉग की वजह से, फॉग नहीं उसको जो है वो कहना चाहिए स्मॉग की स्मॉग। वजह स्मॉग की वजह से हुँ। नहीं हो पाया। तो ये जो है वो समस्या पूरे के पूरे गैंगेटिक प्लेन की है। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू रूप से, तो आगे आने वाला समय कैसा देख रहे हैं आप इस पॉल्यूशन पर्टिकुलर पॉल्यूशन को लेके, कि ये स्थिति जो है, चूँकि हर जगह देख रहे हैं जितने भी मशीनरीज़ है, एक्टिव हैं, पता नहीं दिखाने के लिए हैं कि वाक़ई में एक्टिव हैं। लेकिन हर साल
ये समस्या जो है और बढ़ते जाता है। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से अध्ययन में भी जुड़ा रहा हूँ और अध्यापन में भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने जितना भारत के बारे में समझा है, जाना है, भारतीय समाज तब तक बहुत बड़ा प्रयास नहीं प्रारंभ करता है जब तक जो है पानी नाक तक ना आ जाए। पानी नाक तक जिस दिन आ जाता है, उसके बाद भारतीय समाज प्रयास जो है वो करना प्रारंभ कर देता है। आप देखिए, अ, अगर आतंकवाद की बात कीजिए, लगातार पाकिस्तान जो है वह हमें लगातार अटैक करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था, और हम जो है वह केवल कड़ी निंदा कर रहे थे। जब जो है वह नाक पर आ गया पानी, तो हमने जवाब दिया। ऐसे ही भारतीय जो है, जो व्यवस्था है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे जो है वो जुडिशरी की हो, या हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, ये जो है सारी की सारी जो है उसमें सब में क्षमताएँ हैं काम करने की। भारत के में ऐसा नहीं है कि तकनीक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जिस दिन जो है वो नाक तक आ जाएगा, तभी जो है वह ये होगा। और मुझे ऐसा होता हुआ शायद जो है वह अब दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमारे पानी होठों को जो है वो छूने लगा है। बिल्कुल, अब मतलब एक एक तरीके एक से अब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक पैंडेमिक की तरह ही है। हाँ, हाँ, चूँकि कोविड में ठीक है हज़ारों लोग मर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि ये इस जो फेफड़े की जो बीमारी है, हर हॉस्पिटल में लोग हाँ। परेशान हैं, अस्थमा को लेके हर लोग परेशान हैं और हुँ, तरह-तरह की डिज़ीज़ अगर आप जैसा कि पीएम के बारे में बता रहे थे कि पार्टिकुलर मैटर जो है वो डायरेक्ट फेफड़े में जा रहा है हाँ, और सॉलिड जा रहा है। सॉलिड जा रहा तो है। सॉलिड जा रहा है तो कहीं न कहीं तो है, पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है नहीं कि है। हुँ, वहाँ पे निकाला जा सके। तो चलिए अभी हम लोगों ने पॉल्यूशन पे बात किया अनिल केसी सर से। अब हम लोग को एक मुद्दा जो छूट रहा है अरावली। अरावली जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और चूँकि अनिल केसी सर जो हैं वो शिक्षक भी हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पढ़ाते हैं, कई सारे यूपीएससी बच्चे क्रैक भी किए हैं। तो अरावली के इतिहास, थोड़ा-सा इतिहास, उसके बाद फिर हम लोग आएँगे यहाँ पे कि ये पॉलिटिकल नज़ारा है, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इंस्ट्रक्शन आ गया है, फिर जो मंत्री हैं वो भी अपने तरफ से बयान दे रहे हैं, फिर राजस्थान में, हरियाणा में एक धीरे-धीरे पॉलिटिकल रूप। तो थोड़ा-सा इस अरावली के बारे में ज्योग्राफी के, चूँकि ज्योग्राफी के भी अच्छे टीचर आप रहे हुए हैं, एक्सपर्टिज़्म भी है, तो थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल जो है, क्या है अरावली? पहले तो देखिए कि जितनी भी जब हमारे यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं भारत में, उसमें अरावली जो ओल्डेस्ट है, और इसका ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट। यानी हिमालय के निर्माण के भी पहले, करोड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, ठीक है? और हिमालय के निर्माण के करीब आप समझिए कि 15-16 करोड़ साल पहले जब इसका निर्माण हो चुका था। तो बहुत पुराना माउंटेन है। तो एक तो जो है वही है। तो इसके कारण वहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं, तो उसका विशेष महत्व है, और हार्ड रॉक्स की वजह से वहाँ बहुत तरह के जो है वो मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अरावली का महत्व जो सबसे बड़ा है, वह है कि जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा है, जहाँ डिज़र्टिफ़िकेशन यानी मरुस्थलीकरण हो चुका है, उस मरुस्थलीकरण के विस्तार को यही अरावली जो है वो रोकती है। अगर अरावली ना हो, तो वो जो है सारा का सारा जो है वो डेज़र्ट का जो डस्ट पार्टिकल है, वो अरावली के जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ आ जाएगा, और उसमें बड़े हिस्से, यानी दिल्ली एनसीआर वगैरह के भी हिस्से के सहित बड़े हिस्से जो है वो डिज़र्टिफ़िकेशन के शिकार हो जाएँगे। इसलिए पहला तो सबसे बड़ा जो है वो भूमिका जो है वो यही है। इसके अलावा हुँ, यहाँ जो फ़ॉरेस्ट है, वो फ़ॉरेस्ट जो है वो कहा जाता है कि ये एक लंग्स का काम करता है। जैसे अमेज़न फ़ॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का लंग्स है, तो ये जो फ़ॉरेस्ट है ये दिल्ली एनसीआर और इसके आस-पास के लिए लंग्स का काम करता है, ये फ़ॉरेस्ट। बिल्कुल। और वहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं। कई नदियाँ कई निकलती हैं। नदियाँ निकलती हैं चूँकि उसके बीच में दरार भी है, वो पानी जो भी जो है वो वाटर डिस्चार्ज करता है कई वहाँ से। कई नदियाँ, चूँकि वो एक वाटर डिवाइडिंग लाइन है, इसलिए वहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए, तो गुजरात की साबरमती नदी वहीं से निकलती है।
इसके बाद गुजरात में भी एक सरस्वती नदी है, वो भी निकलती है, लूनी नदी है, जुएरी नदी है, इस प्रकार की, या बनास नदी है, चंबल नदी है, ये सब सब जो अभी है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पिछले कुछ जो है सालों में सूख गई, जो पहले मौजूद होती थी, साहिबी जैसे नदी जो भी दिल्ली में साहिबी नदी, या फिर अलवर में जो है वह आपको वानगंगा नदी, जो सूख गई, अब तो जो है वह नदी है ही नहीं। वो सब नदियाँ भी अरावली से ही निकलती थी, और अरावली में जो माइनिंग हुए, बेतहाशा माइनिंग हुए, उनकी वजह से वो पूरा का नदी तंत्र ही जो है वह जो इकोसिस्टम होता है रिवर का, वो नष्ट हो गया। बिल्कुल। न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि ये न केवल पॉल्यूशन पे बल्कि एक शिक्षक के तौर पे भी, अगर यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञान उनको पता चलेगा। जो सर क्लासेस में बताते हैं वो न्यूज़ी के पास भी बता रहे हैं, न्यूज़ी के प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो जाना हम लोगों ने कि इसका उद्भव उद्भव और इस विकास पे थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुआ था। वैसे तो बताया आपने कि प्लेट टेक्टोनिक हुआ था और उसमें उस तरीके से इमर्ज हुआ हुआ सबसे पुराना अपना। सबसे पुराना है, और इनफैक्ट जैसा क्या है कि ये प्लेटों के निर्माण के पहले ही इसका विकास हो गया था। यानी प्लेट फॉर्मेशन ही जो हुआ है उसके पहले ही भारत आज जहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था। आज से 15 करोड़ साल पहले भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सब सब सारे पोजीशन जो है वो एक थे, और वहाँ पर भारत था, और वहीं पर अरावली का निर्माण हो चुका था। यानी अरावली की श्रृंखला जो है वह जब भारत मेडागास्कर और अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, उस समय निर्माण हुआ है। और उसके बाद ये भारत वाला जो भूखंड है वह टूट कर, और धीरे 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 वह उत्तर दिशा में जो है वह आता चला गया, और उसके पश्चात जो है वह यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। तो इसका जो उद्भव हुआ वो वहाँ पे हुआ था। यानी जब जो है भारत दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था, सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था, आज भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यानी इतना मूवमेंट हुआ है भारत का। अब जो है जहाँ पर भारत अभी स्थित है, यहाँ पर इसका विकास हुआ, वहाँ तो उद्भव हुआ, यानी इवोल्यूशन वहाँ हुआ, अब विकास यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग था। तो जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का निर्माण जो है वह जो आज हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ पर हुआ। और आज फॉरेस्ट जो है वह जो देखने को मिल रहा है अरावली पर, वो यहाँ के लोकेशन की वजह से देखने को मिल रहा है, जिसमें मॉनसूनल क्लाइमेट बहुत सपोर्ट करता है। मानसून की हवाएं जो है वो वहाँ पर आती है। पार्टिकुलरली जो है वह जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है, उससे अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है वह बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और अरावली के दक्षिणी हिस्से में भी पाए जाते हैं, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच वहाँ पर हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बिल्कुल, चर्चा इसलिए भी अरावली की कि जो पॉल्यूशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसमें अरावली जो है पर्वत जो है पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करता है। बहुत कंट्रोल बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करता है। इसलिए अब जो मुद्दा है ज़रा अभी जो काफ़ी गर्मागर्म मुद्दा है, ये क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्ट्रक्शन आया, फिर गवर्नमेंट जो है उस पे कुछ प्लान चॉक आउट की, उसके बाद विरोध के स्वर जो हैं चारों तरफ दिखने लगे हैं। अरावली को अगर देखा जाए ना, तो अरावली को डिफाइन करने की बात हुई कि पहले भाई देखिए कि ये इसका लोकेशन इतने जगह पर है कि इसका लैंड बहुत कीमती है, आसपास का इलाका। तो इसलिए हुआ कि भाई अरावली अरावली को डिफाइन कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जो भी वहाँ के जो लोकल लैंड है, उस लोकल लैंड से 100 जो है मीटर ऊपर जो हिल्स होगा, उसी को हम लोग जो है वह अरावली के रूप में मानेंगे। अब वहाँ छोटे-छोटे कई जो है वो हिलॉक्स कहें, ज्योग्राफी में एक हिलॉक्स की भी संकल्पना आती है, यानी पहाड़ी से भी छोटा जो है, यानी कोई हो सकता है 20 मीटर ऊँचा जो है वह हो, कोई 50 मीटर ऊँचा हो। ऐसे-ऐसे लैंड बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो हुआ कि क्या ये अरावली नहीं है? तो अगर वर्तमान की परिभाषा जो डिफाइन की गई है उसके अनुसार से वो अरावली नहीं है। तो अब अरावली नहीं है तो निश्चित है क्या होगा? उसको जो है वह काट डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा, माइनिंग कर दी जाएगी, और वहाँ के लैंड जो है वह बिकेंगे, और बड़े-बड़े कॉस्ट पर बिकेंगे। तो इसकी वजह से ये चर्चा में जो है वह आ गया। लेकिन अब मुद्दा है कि लैंड जो है वहाँ अरावली का जो एक-एक तिनका कहा जाए कि कीमती है। वहाँ निश्चित है बहुत सारे
मिनरल्स तो पाए ही जाते हैं। इवन जो है वहाँ जो सामान्य रॉक्स है, उस रॉक्स से भी जो है सिलिका बनाया जाता है, यानी बालू। और आज जितना आप देखते होंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जिस प्रकार से ग्रूम कर रहा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, हर जगह बालू की ज़रूरत है, डिमांड है। नदियाँ हमारी उतनी बालू नहीं उत्पादित कर सकती हैं, तो किया क्या जा रहा है, वही हिमालय के या अरावली या अन्य जगहों के जो है वह रॉक्स को क्रश किया जा रहा है और क्रश करके बालू बनाया जा रहा है। तो उन सब का इस्तेमाल जो है वह बिल्कुल, किया यहाँ दिल्ली जाएगा। आसपास के शहरों में इस बालू को बदरपुर कहते हैं लोग। जी। हाँ, बदरपुर हमें लगता है कि वहीं से जो है हाँ। आता होगा जो रॉक्स का जो हाँ, क्रश है क्योंकि वो। हार्ड रॉक्स है इसलिए। तो वो जो है इस्तेमाल करना है, बालू का इस्तेमाल करना है। और ये बालू का इस्तेमाल जो है इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बालू जो है रोक दीजिए सप्लाई, तो आप समझिए कि जितने भी रियल एस्टेट के काम हैं, जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सब रुक जाएँगे। क्योंकि हम जितने एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, एनएच बना रहे हैं, वो सब फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ जो है वो रुक जाएगा। सब में बालू की ज़रूरत जो है वह है, और इससे करोड़ों रोज़गार जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। तो ना चाहते हुए भी हमें कोई रास्ता अभी नहीं दिख रहा है। ये ठीक है, रीयूज़ जो है वह करने की बातें आ रही हैं, बहुत तरह का पुराने कंस्ट्रक्शंस का जो डिमोलिश किया जाता है, एनएचएआई जो है वो उसको बेस के रूप में इस्तेमाल करती है। ये कहाँ तक जायज़ है इसको तोड़-फोड़ अरावली नहीं मानना, जो हेलॉक्स की जो चर्चा की है, भाई करोड़ों साल में जो है एक पर्वत जो है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है जो आपने अभी बताया भी। अब उस हेलॉक्स को तोड़ने की बात जो है सरकार की और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जो डायरेक्शन आया है और विरोध के स्वर भी उसी तरीके से उठ रहे हैं। एक भारत सरकार ने जो है ना क्लाइमेट चेंज पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट किया यूएन में, उसका एक लाइन मैं बता देता हूँ, उसी में सारा मर्म छुपा हुआ है। क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द रिजल्टेंट ऑफ आवर नीड, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ आवर ग्रीड। और ये शायद जो है वो महात्मा गांधी का कोटेशन है, और महात्मा गांधी के कोटेशन है, यानी जो भी चीज़ है ये केवल ग्रीड, आज आप डिफाइन कर दिए 100 मीटर, कल को अगर ऐसा होगा तो हो सकता है माइट बी कि नहीं 200 मीटर वाले ही कहलाएंगे अरावली। तो फिर तो जो है वो 100 मीटर वाले को भी जो है हम क्या करेंगे, अपने लालच में खा जाएँगे। तो इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ आवर जो है वह ग्रीड। ये हमारी लालच है, और विकास और विकास और विकास की जो लालच है, वह भूख समाप्त नहीं होगी। उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल, और सरकार का दावा भी है कि अभी तो ये मुद्दा उठ रहा है लेकिन 2006 में ही राजस्थान में जो है वो 100 मीटर का दायरा फिक्स कर दिया गया था कि हाँ, 100 मीटर है तो हाँ, वो हाँ। नहीं है। और खनन तो होता ही है लेकिन अवैध खनन उसी आड़ में सबसे ज़्यादा है जो सबसे जो ज़्यादा होता जो है। परेशानी का सबब है और उस पे जो है कंट्रोल जो है किसी सरकार का अभी हाँ, होता दिखता नहीं नहीं है, दिखता है। नहीं दिखता। हुँ, हुँ, हुँ। तो अवैध खनन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं एक छोटी-सी स्टोरी बता देता हूँ। कर्नाटक और पहले के आंध्र प्रदेश, यानी जो वर्तमान की तेलंगाना की सीमा है, दोनों की सीमाएँ आपस में मिलती थी। तो वहाँ के एक अवैध खनन माफिया ने जब उसको एलोकेट हुआ कि यहाँ पर खनन करना है, तो वो इलाका, कुछ इलाका आंध्र प्रदेश का था और कुछ इलाका जो है कर्नाटक का था। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि स्टेट की बाउंड्री ही चेंज कर दी, और पहले आंध्र प्रदेश वाले इलाके से खनन किया, और जब जो है वह वहाँ पर मामला गंभीर हो गया, तो फिर से वापस अपने इलाके में जो है वह खनन करने लगा कि ये तो एलोकेटेड ही है। यानी ये जो अवैध खनन है, वो जहाँ लैंड एलोकेट होता है, एक्स लैंड एलोकेट हुआ, उसके बगल में वाई वाले इलाके में पहले खनन जो है वह की जाती है, और तब फिर एक्स पर की जाती है। जब तक बहुत गंभीर मामला ना हो जाए तब तक वाई में खनन करते रहो, करते रहो। तो ये जो है, जो अवैध खनन का इश्यू है, ये गंभीर है। आज बहुत अच्छा आज हमें पढ़ने को मिला कि पर्यावरण को लेके जो चिंतित वही लोग हैं जिनके घर मार्बल से जो है वो पीछे पड़े पीछे हुए हैं पड़े हुए और वो हैं। मार्बल वहीं राजस्थान से जो है हाँ, और गुजरात से जो है वो आ रहा है। आ रहा है। तो यहाँ बताएं कि जो अरावली की जो पहाड़ी है ये गुजरात से आगे बढ़ के राजस्थान, गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली हुँ। दिल्ली में आके जो है खत्म होता है।
तो चलिए न्यूज़ इंडिया में आने के लिए बहुत बहुत, और आप दर्शकों जाने कि पॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग जाने और अरावली के बारे में भी हम लोग जाने अनिल केसी सर से, और ये शिक्षक भी हैं और बहुत कुछ हैं हाँ, और पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। एडीबी के साथ जो है वो मैं एक कंसल्टेंट के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो आइजोल का एक प्रोजेक्ट है अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें एक क्लाइमेट चेंज एडवाइज़र के रूप में अभी फ़िलहाल एंगेज हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए।